नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। इन दिनों शरद पवार का एक बयान जो है वो कांग्रेस के लिए सरदर्द बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी के लिए जो बयान है, हालांकि ये बात केवल कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के लिए लागू होती है। वो खास करके तब जब विपक्षी एकता की बात हो रही हो और कई मुद्दों पर विपक्ष जो है वो कांग्रेस के साथ एक मंच पर खड़ा हुआ देखा भी गया। ऐसे में शरद पवार का ये बयान आना अपने आप में न केवल कांग्रेस बल्कि समूचे विपक्ष के लिए बेहद जो है वो नुकसानदायक बनता जा रहा है। दरअसल शरद पवार ने अडानी को लेकर के एक इंटरव्यू में बयान दिए। अडानी पर जो ये बयान आया उसमें ना केवल अडानी बल्कि वो जेपीसी से लेकर के कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की है। अब इन सारे मुद्दों पर कांग्रेस जो है वो मुसीबत में जाती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल शरद पवार का ये बयान एक तरफ जहां जेपीसी की मांग पर सवाल खड़ा कर रहा है, वहीं अडानी को लेकर के जो विरोध कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के द्वारा दिखाया जा रहा है उस पर भी सवाल उठा रहा है। जेपीसी की मांग को लेकर के शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि जेपीसी की मांग की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी वजह भी उन्होंने बताई थी कि चूंकि जब जेपीसी की कमेटी बनेगी, जेपीसी जो गठित की जाएगी, तो उसमें जो 21 सदस्य होंगे उसमें से 15 जो है वो सत्ता पक्ष के होंगे। हालांकि ये कुछ नया नहीं है, कई ऐसे मामले पूर्व में भी रहे हैं जिसके बारे में बात यहाँ बहुत नहीं की जा सकती है क्योंकि वो फिर बहुत लंबा होता चला जाएगा, जिसमें जेपीसी की जांच करवाई गई और उन मुद्दों में फिर उसके परिणाम भी निकले, कुछ सकारात्मक परिणाम देखने में मिले थे। बहरहाल शरद पवार की तरफ से इस बयान का आना कि जेपीसी की मांग की ज़रूरत नहीं थी, वो ना केवल कांग्रेस पर सवाल है बल्कि तमाम विपक्षी दलों पर भी सवाल है। हालांकि इस पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि शरद पवार ने आखिर ये बयान अब क्यों दिया है जब संसद का सत्र खत्म हो चुका था। शरद पवार चाहते तो इस तरीके का बयान पहले भी दे सकते थे। दूसरा, वो चाहते तो कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्ष से इस बारे में बातचीत कर सकते थे, मशविरा कर सकते थे कि जेपीसी की कोई आवश्यकता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है उसको करने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के दिन जांच हो रही है। तो ये शरद पवार ने कदम पहले क्यों नहीं उठाया, वो भी तब जब कांग्रेस पार्टी उनके साथ महाराष्ट्र की सरकार का हिस्सा रही। आज भी वहाँ पर महाविकास अघाड़ी का जो गठबंधन है वो कायम है। ऐसे में कांग्रेस से वो मशविरा क्यों नहीं कर पाए, ये अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार जो है अडानी और जेपीसी के मुद्दे पर ही सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का काम कर रही है। राहुल गांधी इस समय पूरी तरीके से इन्हीं दो मुद्दों को लेकर के और लगातार बात कर रहे हैं, लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। तो इस तरीके ऐसे समय पे शरद पवार जैसे गंभीर नेता का, शरद पवार जैसे बड़े राजनीतिक चेहरे का ये बयान देना कांग्रेस को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहा है। दरअसल जब शरद पवार का ये बयान आया उसके पहले राहुल गांधी इन्हीं मुद्दों को लेकर के बेहद मुखरता और बेबाकी से बात कर रहे थे। इस मुद्दे की मुखरता और बेबाकी का ही नतीजा था कि पूरी जो सरकार है उसकी वो ज़बरदस्त रूप से बौखलाहट उसमें हो गई। इतना देख यहाँ तक कि संसद के अंदर जब उन्होंने इन मुद्दों को लेकर के सवाल जो उठाए थे उनको संसद की कार्रवाई से स्पंज करना पड़ा, उनको निकाल दिया गया। इसके बाद फिर जो है इन्हीं मुद्दों को उठाने के चलते राहुल गांधी को अपनी लोकसभा की सदस्यता तक गंवा देनी पड़ी, जब सूरत की एक अदालत से 2 साल की जो अधिकतम सजा थी वो दिला करके और तुरंत ही अगले दिन उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द करने का काम केंद्र की सरकार ने किया। ऐसे समय में शरद पवार का इस तरीके का बयान आना ये ना केवल कांग्रेस बल्कि पूरे विपक्ष को कमज़ोर करने वाली बात हो गई। इसके साथ साथ शरद पवार के ऊपर भी इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। जैसा कि एक सवाल मैं पहले बता चुका हूं कि शरद पवार ने आखिर चाहे वो कांग्रेस या बाकी दलों से इस बारे में मशविरा क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार को जो चूँकि पहले से ही कारपोरेट के वो चेहरे माने जाते हैं, ये माना जाता है कि शरद पवार राजनीति में भले ही बड़ा चेहरा हो पर कारपोरेट से उनका रिलेशन ज़्यादा बेहतर है वनस्पत राजनीति के। राजनीतिक मुद्दों से ज़्यादा वो कारपोरेट को महत्व देते रहे हैं, ये उनका इतिहास है। फिर चाहे वो जो है ऐसे कई सारे मुद्दे रहे हैं जिस समय पर शरद पवार कारपोरेट के पक्ष में खड़े देखे गए हैं। साल 2015 में शरद पवार की मराठी में जो आत्मकथा छपी लोक मांझे संगाती, उसमें शरद पवार ने अडानी को लेकर के कई सारे जिक्र किए हैं। अब इस किताब को भी कोट किया जाना शुरू हो चुका है। इस किताब में शरद पवार ने अडानी के साथ कई सारे अपने रिश्तों की बात की है। उनकी ये जो संबंध है वो कोई नया नहीं है, 2 दशक पुराना संबंध है उनका। उस किताब में अडानी को शरद पवार ने जो है वो बेहद साधारण, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी और यहाँ तक कि बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने की सोच रखने वाले आदमी के तौर पर उन्होंने परिभाषित किया है। साथ ही साथ उन्होंने अपने संबंधों के बारे में विस्तार पूर्वक उसमें लिखा भी है।
ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो अडानी का विरोध है, तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का यहाँ तक कहना है कि शरद पवार के ही बनाए हुए अडानी हैं, उनके सपोर्ट से अडानी बने, भले ही आज वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोद में आकर के बैठ गए हों। पर शरद पवार और अडानी का ये जो संबंध है वो पुराना है, और अब वो शरद पवार के बयानों से दिखने भी लगा है, जब वो साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी को उसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है जैसे वो शुरुआती दौर में टाटा और बिरला को टारगेट किया करते थे। यानी अब वो उन्होंने ये बता दिया कि हिंडनबर्ग के जितने खुलासे हैं वो सब बेकार हैं। उन्होंने सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए कह दिया कि उनको सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है। शरद पवार का ये जो संबंध कारपोरेट के साथ है, इसके और भी कई उदाहरण पहले के भी देखे जाते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जिनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि किस तरीके से वो जो है कारपोरेट के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ शरद पवार की जो राजनीतिक इतिहास है उसको भी जब देखा जाता है तो इनके ऊपर कई सारे अविश्वास के दाग लग जाते हैं। दरअसल शरद पवार ने जब अपनी राजनीति की शुरुआत करने के बाद वो कांग्रेस में आए थे 1967 में, फिर उसके बाद कांग्रेस से जब अलग हुए तो वहाँ से उन्होंने समाजवादी कांग्रेस बना ली, फिर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। कांग्रेस को ही तोड़कर समाजवादी कांग्रेस बनाने का उन्होंने काम किया था। फिर दोबारा से जब उनको ज़रूरत महसूस हुई तो कांग्रेस में आ गए, CWC का चुनाव तक लड़े, चुनाव हार गए तो फिर से कांग्रेस तोड़ दी, NCP बना ली। सोनिया गांधी, जब राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी जब सक्रिय हुई राजनीति में तो उनको ही टारगेट करते हुए शरद पवार अलग हुए थे, और बाद में जब ज़रूरत हुई तो फिर से आकर के कांग्रेस के साथ मिलकर के उन्होंने सत्ता का लाभ लिया, और फिर जब ज़रूरत महसूस हुई तो वो अलग होकर के भाजपा के खेमे में गए, महाराष्ट्र में भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनवाई। फिर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर वो कांग्रेस के पाले में जा करके बैठ गए। तो इस तरीके के तमाम जो उनके राजनीतिक घटनाक्रम और दल बदल की जो चीज़ें हैं वो इनके ऊपर पहले भी अविश्वास खड़ा करती रही हैं। ऐसे में अब इस तरीके का बयान आना कि जो है वो JPC की ज़रूरत नहीं थी, अडानी को टारगेट किया जा रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें शरद पवार पहले भी करते रहे हैं। वो पहले भी अपने साथियों की मुश्किलें जो है वो बढ़ाते रहे हैं, कई सारे अलग बयान दे करके, कई बार समर्थन लेकर के वो सत्ता का लाभ लेते हैं, फिर समर्थन जो है वापस लेकर के सरकारें गिरा देने का काम करते हैं। तो ऐसे में जो शरद पवार को चूँकि किसानों की राजनीति करने वाला राजनेता माना जाता है, ये माना जाता है कि वो गरीबों की बात करते हैं, इसके साथ साथ वो दलितों की राजनीति करते हैं, तो इस तरीके की चीज़ों से इतर शरद पवार की अब जो छवि है वो कारपोरेट नेता के तौर पर जो स्थापित है वो अब उनको वर्तमान समय में निश्चित तौर पर कमज़ोर करने वाली साबित हो सकती है, अगर विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में लग जाए और विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब हो जाए। लेकिन फिलहाल की स्थिति में शरद पवार के इन बयानों ने न केवल कांग्रेस बल्कि विपक्ष के तमाम उन दलों को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया है जिनके साझे रूप में जेपीसी गठित करने की मांग के चलते संसद का पूरा जो बजट सत्र है वो नहीं चल पाया, और इसको लेकर के सरकार पहले से ही विपक्ष पर ठीकरा फोड़ती है, आरोप लगाती है कि इन्होंने जानबूझ करके संसद का बजट सत्र नहीं चलने दिया था। तो ऐसे में ये सवाल जो है ज़्यादा बड़ा हो जाता है इन सारी चीज़ों से, और कहीं ना कहीं फिर से कांग्रेस और विपक्ष की जो साझे विपक्ष की जो है वो दिक्कतें फिलहाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस और विपक्ष इस पूरे मामले से खुद को कैसे बाहर निकाल पाते हैं। धन्यवाद।